हाय। इस वीडियो में हम गेट 2000 के सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट जैसा बना रखा है, इसमें सारे सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस है गेट 2000 पेपर के। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक नोड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिर उसका एक डिक्लेरेशन दिया है, और इस डिक्लेरेशन से क्या डिक्लेयर हो रहा है ये हमें डिसाइड करना है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए। ओके, देख लेते हैं। स्ट्रक्ट नोड मतलब एक नोड बनेगा जिसके अंदर एक आई होगा और एक जे होगा। आई जो है वो इंटीजर है, जे जो है वो फ्लोट है। उसके बाद ये स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन के लिए। ओके, अभी जब तुम्हें ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो और तुम श्योर ना हो कि क्या डिक्लेयर हो रहा है, तो तुम क्या करो कि प्रेसिडेंस के हिसाब से जाओ। तो मेरा, अगर तुमने प्रेसिडेंस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ब्रैकेट्स जो होते हैं उसके प्रेसिडेंस स्टार से ज़्यादा होती है। ब्रैकेट फर्स्ट रो में होते हैं, स्टार नेक्स्ट रो में आते हैं। ये सिंटैक्स इफेक्टिवली क्या हो रहा है, एस ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस है और स्टार का। तो ब्रैकेट्स पहले, मतलब एस एक एरे है, किस टाइप का, पॉइंटर टाइप का। किस टाइप के पॉइंटर, नोड टाइप के पॉइंटर। तो इससे क्या होगा कि एक एरे बन जाएगा जहां पर हर एलिमेंट एक पॉइंटर है। 0 से लेकर 9 तक 10 साइज का एरे है ना। 0 से लेकर 9 तक पॉइंटर्स का एरे बन जाएगा जो पॉइंट कर रहे होंगे किसी नोड टाइप के वेरिएबल को या नोड टाइप के स्ट्रक्चर को। ओके, अगर तुम ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एन एरे ईच एलिमेंट ऑफ विच इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर ऑफ नोड टाइप, ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। तो x है। ओके, x में क्या बोला है, m इज इक्वल टू malloc 5, यानी malloc से 5 बाइट का कोई ब्लॉक आएगा मेमोरी का, उसका एड्रेस malloc रिटर्न करेगा, और m एक पॉइंटर है जो उसे पॉइंट कर रहा है। फिर m इज इक्वल टू नल, मतलब m के अंदर कुछ एड्रेस होगा जैसे कि 100, तो इसको हटाकर नल कर दिया। तो अभी इफेक्टिवली क्या हुआ कि ये जो मेमोरी लोकेशन है 100, उसका एड्रेस कहीं पर स्टोर नहीं है। ओके, ये मेमोरी लोकेशन लॉस्ट हो गई क्योंकि इसका एड्रेस लॉस्ट हुआ है। तो x इज 3। उसके बाद y स्टेटमेंट में फ्री n। इससे पहले तुम ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि n किसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर वैल्यू एक वेरिएबल है। ओके, n इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, फिर हमने इसे फ्री कर दिया, मतलब ये स्पेस अब नहीं रही। उसको फ्री करने के बाद हम एरो ऑपरेटर से वैल्यू वेरिएबल को 5 असाइन कर रहे हैं। अब जब मेमोरी स्पेस ही नहीं बची तो हम असाइन कहाँ करेंगे, तो ये भी गलत है। तो इससे क्या होगा, ये n के अंदर अभी एड्रेस तो है पर मेमोरी लोकेशन फ्री हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। क्योंकि पॉइंटर के अंदर एड्रेस तो है, वो किसी को पॉइंट तो कर रहा है, पर वो मेमोरी लोकेशन पे स्पेस एलोकेटेड ही नहीं है। ओके, ये डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम है। उसके बाद z में कैर स्टार p, यानी कि p एक पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर, और स्टार p इज इक्वल टू a। ये सही होता अगर इस लाइन पर हम ऐसा लिखते कि p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, पर क्योंकि हमने कभी p को इनिशियलाइज ही नहीं किया तो p के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी।
अगर उसके अंदर गार्बेज वैल्यू है तो हम क्या कर रहे हैं, किसी गार्बेज वैल्यू की लोकेशन पे जाके, लेट्स से 1023, ऐसे किसी लोकेशन पे जाके हम उस मेमोरी को चेंज कर रहे हैं, जबकि वो हमें एलोकेट भी नहीं हुई है। तो ये भी गलत है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं यूजिंग अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। सो इफेक्टिवली हमारा आंसर क्या है, x3 y1 और z2। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, x3 y1 z2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियासिंग के ऊपर। तो एलियासिंग को C++ में तुम देख सकते हो रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन एक ही होती है, बट डिफरेंट नेम होते हैं। ये नेम बेसिकली कहाँ से आते हैं कि सिंबल टेबल में डिफरेंट एंट्रीज होगी। जैसे कि तुमने ऐसे लिखा int I इज इक्वल टू 5, तो किसी मेमोरी लोकेशन में मान लो 200 एड्रेस पर I बन जाएगा और उसके अंदर 5 वैल्यू आ जाएगी, और सिंबल टेबल में I के करस्पॉन्डिंग 200 की एंट्री हो जाएगी। फिर तुम ऐसा लिखते हो कि int m%j। C++ में हम ऐसे ही रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं ना, और जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तब उसे इनिशियलाइज करना कंपलसरी हो जाता है, इस I। तो इससे क्या होगा कि j के करस्पॉन्डिंग भी 200 स्टोर हो जाएगा। तो सिंबल टेबल में एक ही मेमोरी लोकेशन के लिए दो वेरिएबल्स के नेम है, तो इसी को बोलते हैं एलियासिंग। सो मल्टीपल वेरिएबल्स हैविंग सेम मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एलियासिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। अभी 17 क्वेश्चन में वो बेसिकली पता है क्या टेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि यूनियन में मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। तो यूनियन में बेसिकली मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है कि मैक्सिमम साइज ऑफ मेंबर वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर यूनियन के अंदर एक फ्लोट है और एक लॉन्ग है। फ्लोट की साइज है 4 बाइट्स और लॉन्ग की साइज 8 बाइट्स, और शॉर्ट के लिए साइज है 2 बाइट्स, और यहाँ पर 5 का एरे बन रहा है, तो 2 इंटू 5 यानी 10 बाइट्स का शॉर्ट एस बन गया। अब यूनियन में मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, तो यूनियन इन दोनों में से मैक्सिमम को चूज कर लेगा। मैक्सिमम ऑफ 4,8, तो ये तो 8 ही आएगा, तो 8 बाइट्स यूनियन के लिए, तो 10 प्लस 8 यानी कि 18 बाइट्स। तो ऑप्शन सी सही है। बेसिकली तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि यूनियन के अंदर मेमोरी काम कैसे करती है। तो मान लो कि ये 8 बाइट्स है, ओके। तो यूनियन में वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेमोरी को शेयर करते हैं। जैसे कि ये 4 बाइट्स का पार्ट ये हो जाएगा फ्लोट के लिए, और ये जो पार्ट है 8 बाइट्स का ये हो जाएगा लॉन्ग के लिए। सो यूनियन में दोनों में से कोई एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकते हैं एट ए टाइम, ओके। सो जब फ्लोट होगा तो 4 बाइट्स यूज करेगा, जब लॉन्ग होगा तो 8 बाइट्स यूज करेगा। तो क्वेश्चन ये देखना चाहता है कि तुम्हें ये कंसेप्ट पता है या नहीं, ओके। वैसे तो काफी सिंपल कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 बेसिकली ये स्टैटिक वेरिएबल्स के ऊपर है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्टैटिक वेरिएबल्स सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होते हैं। तो जब भी ऐसा हो
कि स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0 ये लिखा हो ना, तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इस लाइन को तुम कट कर दो, तो क्या होगा कि बेसिकली तुम गलती से दूसरी बार इस लाइन को इनिशियलाइज नहीं करोगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। मेन फंक्शन है, आई और जे वेरिएबल्स है, फिर आई का लूप 0 से 4 तक चल रहा है और हर वैल्यू ऑफ आई के लिए इंक्रीमेंट आई कॉल हो रहा है और रिजल्ट जे में स्टोर होगा। तो हम वेरिएबल्स बना लेते हैं। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, जे के अंदर अभी वैल्यू आनी बाकी है और इंक्रीमेंट ऑन 0 कॉल हो गया है। तो इंक्रीमेंट ऑन 0 कॉल होने पर ये स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन को कट कर दो, ये दूसरी बार एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर ये फंक्शन इफेक्टिवली क्या करता है, आई और काउंट का सम करके काउंट को रिटर्न करता है। तो आई और काउंट का सम 0, रिटर्न करो जे में 0, आई वेरिएबल आगे बढ़ जाएगा। आई अभी 1 है, काउंट और आई का सम 1, रिटर्न करो जे में रिटर्न, फिर आई वेरिएबल इंक्रीमेंट, आई और काउंट का सम काउंट के अंदर, फिर इसको रिटर्न करो जे में काउंट वेरिएबल इंक्रीमेंट, फिर आई वेरिएबल इंक्रीमेंट सॉरी, फिर काउंट और आई का सम काउंट के अंदर। ओके, सो ये हो जाएगा 6, इसको रिटर्न करो जे में 6 और आई को इंक्रीमेंट करो, 4 तक जा रहा है ना, तो लास्ट इटरेशन 6 और 4 इनका सम 10 और वैल्यू रिटर्न करो जे में। तो पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन जे की वैल्यू क्या होगी, तो जे की वैल्यू 10 होगी। सो बस सी लैंग्वेज में गेट 2000 के पेपर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये तुम्हें अच्छा लगा होगा। थैंक यू।